चलो बात करते हैं। तो मुझे क्या दिया है, एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास आपका कितना है, m है, और उसके डिस्प्लेसमेंट का हमको इक्वेशन लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट है किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। यानी इसका कोई ग्राफ होगा, ग्राफ कैसा, अच्छा टाइम का फंक्शन है, ये इक्वेशन कौन सा है, किस टाइप का इक्वेशन है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है। तो थोड़ा सा इसका मैं ग्राफ भी आपको दिखाते चल रहा हूं, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, y और t के बीच में कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का मुझे ग्राफ मिलने वाला है। इक्वेशन कैसा आपका, क्वाड्रेटिक है। y मतलब समझ रहे हो, y आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। चलो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो ग्राफ है ये 1 डायमेंशन मोशन है कि 2 डायमेंशन मोशन है, जो ग्राफ मैंने बनाया है। हाँ क्या, 2 डायमेंशन है बेटा। 2 डायमेंशन समझते हो, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। यहां पे एक आपकी क्या है, वाई एक्सिस है, और इधर क्या है, टाइम है। ये बता रहा है कि मेरा टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का, समझ रहे हो, बढ़ते जा रहा है। तो ये मोशन कैसा है, 1 डायमेंशन मोशन है। लेट सपोज करो ये, अगर मैंने आपको इस चौकों में गिराता हूं तो स्टार्टिंग के 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना अगले सेकंड में नहीं करेगा, अगले 1 सेकंड में क्या करेगा, उससे ज्यादा करेगा, उसके अगले 1 सेकंड में क्या करेगा, उससे ज्यादा करेगा। तो ये आपका मोशन का ग्राफ कैसा है, 1 डायमेंशन का। बस में क्लियर है ना, क्योंकि हाँ अगर यहां पे मैं टाइम ना देखे, अगर मैं ये कर दिया रहता, एक्स कर दिया रहता, तब क्या होता, 2 डायमेंशन होता। लेकिन यहाँ पे तो एक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो क्या है, टाइम है। तो ये जो इक्वेशन है किसका है आपका, सॉरी ये जो ग्राफ है किसका है, 1 डायमेंशन का है। तो कुछ इसका अगर मैं बात करूं, इसका ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का, इसका ग्राफ कुछ मेरा वैसे बनेगा, ठीक है। इस पहले वाले इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं क्योंकि 2-3 और बनाना पड़ेगा मुझे। तो इसका ग्राफ मुझे कुछ ऐसा ही बनने वाला है, y और t, ठीक है ना। y इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, समझ गए ना। और इस मोशन को क्या बोलोगे, 1 डायमेंशन। समझ में आ रहा है ना, इसको देख के मत कर जाना क्योंकि ये आपकी टाइम एक्सिस है, ठीक है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम टाइम में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, यानी कुछ एक्सेलरेटेड मोशन का केस होगा। अब चलो, ये मेरे पास है आपका डिस्प्लेसमेंट दिया था। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा। और ये देखो ये मुझे दिया है, ये फंक्शन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है द फंक्शन ऑफ द टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरा वहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा, एक आ जाएगा ना। तो यहां पे मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां पे मैं v इक्वल टू आपका होगा dy अपॉन dt। और x कहां, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यही होता है ds अपॉन dt, या इसको आप s मान सकते हो। तो मैंने y ले लिया, dy अपॉन dt, ये डिस्प्लेसमेंट है। अरे डिस्प्लेसमेंट को आप y से रिप्लेस कर दो या s से कर दो, वो एक नोटेशन है बस। चलो तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां पे, यहां पे जो मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा आपका, हाँ ये वेलोसिटी मिल जाएगी, और ये होगी ut। ut का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन u हो जाएगा ना। अरे u कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और t का अगर मैं करूं तो t को क्या हो जाएगा, t, समझ रहे हो ना। तो ये ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं, u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर मतलब क्या, 2t, इसका 2t हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी जो मेरी वेलोसिटी होगी ये u प्लस जी टी, यू प्लस जी टी। अब देखो, अब ये इक्वेशन कैसा बन गया, वेलोसिटी क्यूबिक है,
क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है? लीनियर है, समझ गए ना? जो मैथमेटिक्स में तो तुम लोगों ने पढ़ा था, ये कौन सा इक्वेशन है? पावर 1 आ गया जो जिस पे डिपेंड है, लीनियर है। तो यानी इसका इक्वेशन कैसा होगा? एक स्टेट है। अगर आपकी u की वैल्यू क्या हो? 0 होगी। u की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो टाइम जब 0 रहेगा तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो उस कंडीशन में इफ u इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में मेरा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना? और अगर u मेरा 0 नहीं है तो उस कंडीशन में कैसा बनेगा? मान लो ये वेलोसिटी और ये टाइम, उस कंडीशन में जो भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वहां से बनेगा। क्योंकि लेट सपोज कर कि u की वैल्यू आपकी अगर 50 आ गई, u की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी यहां पे देखो एक मिनट, 0, 10, 20, 30। देखो अगर u मेरा 0 है तो t इक्वल टू, देखो u इक्वल टू मेरा क्या है? 0 है। तो उस कंडीशन में देखो u इक्वल टू 0 है तो u तो 0 रखूंगा ही, प्लस g, और टाइम इनिशियल पे क्या? 0, यानी फाइनली वेलोसिटी कितनी? v इक्वल टू कितनी? कहां शुरुआत होगी? t इक्वल टू 0 पे v कितना है? 0। लेकिन अगर मैं v इक्वल टू t इक्वल टू 0 और मैं क्या रख रहा हूं? u क्या रख रहा हूं? u मैंने 10 रख लिया। u क्या रख लिया मैंने? 10 रख लिया। u की वेलोसिटी क्या रख ली? 10 रख ली। तो उस कंडीशन में 10 प्लस g इंटू 0 यानी कितना? 10 आ जाएगा ना? तो अगर u डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो कहीं से ग्राफ ऐसे उठेगा, चाहे ऐसे उठेगा। चलो ठीक है, तो मुझे कुछ ये दिखा, ये मेरा आ गया वेलोसिटी, ये मेरा क्या आ गया? वेलोसिटी का ग्राफ, पहला और सेकंड। थोड़ा सा ग्राफिकल से भी देख लो इसको, ठीक है? सेकंड बात करता हूं, अब वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? एक्सेलरेशन। और चलो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका dv अपॉन dt, या आप ये बोल सकते हो dv अपॉन dt क्या? सेकेंड डेरिवेटिव आपका किसका? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को ही मैंने 2 बार क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। अरे एक बार डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी और फिर इसको डिफरेंशिएट किया क्या? एक्सेलरेशन। तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है। और इस कंडीशन में u क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? 0। अरे कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? टाइम के रिस्पेक्ट में 0। तो ये मेरा हो जाएगा 0 और प्लस gt, यहां पे क्या हो जाएगा? सिर्फ क्या हो जाएगा? जी आ जाएगा। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया? एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, यानी उस पर जो फोर्स लगेगा mg लगेगा। और इस कंडीशन में देखो अब ये एक्सेलरेशन इक्वल टू जी आया है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है? जी आया है। जी मतलब कांस्टेंट। तो यहां पे जब आप ग्राफ बनाओगे टाइम और एक्सेलरेशन के बीच में, तो एक्सेलरेशन आपका ये आने वाला है, समझ गए ना? टाइम के साथ वो चेंज नहीं करने वाला है। बात समझ रहे हो? तो ये 3 थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू भी इसको देख सकते हो। देखो हाँ, अब थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने पूछा था फोर्स, ठीक है ना? फोर्स पूछा था। तो फोर्स के लिए आप देखो, सबसे पहले आप फंस कहां गए? इस इक्वेशन को देखा और इस इक्वेशन को देखने के बाद आप क्या हो गए? ट्रैप हो गए कि यहां से फोर्स कैसे निकलेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये तो मुझे ये दिया है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच मेरी ये होनी चाहिए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये करो कि जो चीज हमको पूछ रहा है उसका फार्मूला क्या होगा? हमसे क्या पूछा जा रहा है? फोर्स। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स भूल जाओ, अब आप क्या कर रहे हो? अब फोर्स भूल ही जाओ। मास तो आपको दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ है। अब आपका पूरा का पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? मुझे एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? अब फोर्स भूल जाओ, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन निकल गया तो मेरा काम हो गया। अब जब आप एक्सेलरेशन में फोकस कर दोगे और आपको जब डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो तुरंत पता चलेगा कि एक बार डिफरेंशिएट करूंगा वेलोसिटी और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या? एक्सेलरेशन। काम हो गया। तो सबसे पहले कोई भी चीज पूछता है तो उस चीज का आप फार्मूला फाइंड आउट कर लो क्या होगा, और उस चीज में जो चीज दिया हुआ है, ठीक है, और जो चीज नहीं दिया हुआ है अब उसको फाइंड आउट करना शुरू कर दो। जैसे इसमें क्या एक्सेलरेशन नहीं दिया था, तो अब पूरा का पूरा फोकस आपका ये फोकस होना चाहिए। अब आप इस ये क्वेश्चन आपके लिए ये नहीं बन गया कि फोर्स क्या होगा, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया? एक्सेलरेशन क्या होगा। और जैसे एक्सेलरेशन क्या होगा, जहां ये क्वेश्चन बना तहां ये सॉल्व हो सकता है, फिर ये सॉल्व हो सकता है।
थोड़ा सा कॉपी बुक देना तो। एक मिनट। इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल्स, और क्या पढ़ना है? चलो समझ में आ गया। इसलिए मैं बोला बहुत ज्यादा दूर मत सोचो। हाँ, भी आ गया तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। चलो, आज जनरली हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। 3 टॉपिक के बाद थोड़ा सा मैं उस इंटीग्रेशन जो हम लोग सॉल्व किया था उस पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है? तो ये चलो देखते हैं हम लोग। तीन टॉपिक थोड़ा देखते हैं हम लोग। इम्पल्स, ठीक है? इम्पल्स क्या होता है? चलो इधर देखो। लेट्स सपोज आप क्रिकेट में देखे होंगे, एक बॉलर किसी बॉल को फेंक रहा है और एक बैट्समैन ने क्या किया? हिट किया, और काफी हार्डली हिट किया। तो वो जो हिट किया, वो जो टाइम ऑफ जो रिएक्शन था बॉल और बीच के कांटेक्ट का, वो कितना टाइम था? सेकंड नहीं होता है बेटा, सेकंडों से भी क्या होगा? कम होगा। सेकंडों से भी क्या होगा आपका? कम होगा। अब सेकंडों से भी कम होगा, और उस सेकंडों के कम मतलब जो आपका मान लो 0.01 सेकंड लगा, 0.01 सेकंड लगा, मतलब सेकंड का मैं 100 हिस्से के लिए सेकंड को अगर मैं 100 हिस्सों में बांट दूं तो एक हिस्से में क्या हुआ? उस पर फोर्स लगा। बैट ने कितने टाइम तक फोर्स लगाया? तो एक सेकंड को मैं 100 पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक पार्ट पकड़ लो, उतने पार्ट के लिए क्या किया उसने? फोर्स लगाया। इस फोर्स में क्या होता है? बॉल की मोमेंटम चेंज होती है कि नहीं होती है? बॉल की मोमेंटम चेंज होती है। बॉल की मोमेंटम चेंज होगी। अरे पहले बॉल आपकी, पहले केस में जो बॉल थी, जिसे मान लो ये बैट है, पहले देखो, पहले केस में जब बॉल जा रही है तो इसका मोमेंटम किधर है? इस डायरेक्शन में, और हिट करने के बाद किधर आ गया? इधर आ गया मान लो। तो मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज, मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले इधर था, अब क्या हो गया? इधर हो गया। तो मोमेंटम आपका क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, ठीक है? तो मोमेंटम मेरा क्या हुआ है? चेंज हुआ है। यानी मोमेंटम चेंज हुआ है, यानी उस बॉल के ऊपर क्या होगा? मोमेंटम क्यों चेंज हुआ होगा? क्योंकि फोर्स लगा होगा। क्या उस पार्टिकुलर फोर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा? शायद काफी टफ काम हो जाएगा, काफी टफ काम हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए निकालने के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन। अब उतने शॉर्ट पीरियड के लिए सब कुछ कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या है? काफी कॉम्प्लेक्स है। तो वहां पे हम लोग फोर्स, मतलब ये हमारे लिए वो टाइम पीरियड को देखो, दो चीज, कितने टाइम पीरियड के लिए लगा फोर्स और कितना फोर्स लगा, ठीक है ना? इन दोनों के प्रोडक्ट को निकालना क्या है हमारे लिए? टाइम पीरियड प्लस फोर्स, दोनों को एक साथ निकालना क्या है? काफी उस समय डिफिकल्ट है। मतलब ये कैलकुलेशन हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज आपको मिलेगा जिसको आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो, इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो, और वो क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे देखो, देखते हैं। ये जो बॉल है 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई और बैट पे टकराई, ठीक है ना? और इसका जो मास है वो हमने लिया 100 ग्राम। कितना लिया? 100 ग्राम। मोमेंटम कितना है इसका? कितना होगा मोमेंटम? अरे यार 100
हाँ, इंटू 100/1000। तो इसका मोमेंटम कितना है आपका 10 है। मोमेंटम कितना है 10 है। तो यहाँ पे अगर मैं मोमेंटम बोल दूँ तो इनिशियल मोमेंटम कितना है मेरा 10 kg/s। इस बॉल की इनिशियल मोमेंटम है। और जैसे ही टकराई वो पीछे बैक आई, ये बॉल मान लो बैक आ रही है और आपका आ रही है, लेट सपोज कर लो इतने ही स्पीड से आ रही है, इतने स्पीड से आ रही है, 100 की स्पीड से गई और 100 की स्पीड से क्या हो रही है वापस आ रही है। अभी भी मोमेंटम कितना होगा पी फाइनल इक्वल टू क्या 10 kg/s। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है अब बताओ, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। देखते हैं। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की बात करता हूं, ये 20 होगा। देखो पहले से किया, अब मोमेंटम आपकी, देखो अब मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो चेंज क्या बोलूंगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और ये आपका एक क्या होता है वेक्टर्स होता है। तो पी फाइनल की अगर बात करूं, चलो लेट सपोज कि ये जो डायरेक्शन आ रहा है इसको मैंने क्या मान लिया पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लिया हूं इधर के डायरेक्शन को, तो मोमेंटम कितना है 10 माइनस पी इनिशियल, पी इनिशियल, पी इनिशियल मोमेंटम कितना है किधर है इधर की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा -10, यानी कितना हो जाएगा 20 kg/s। तो मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसको कैलकुलेट करना ये हमारे लिए क्या है काफी आसान है, समझ गए ना। अगर एक आपका एक लार्ज फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए लगता है तो ठीक है, उस फोर्स को तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो परफेक्टली, उस टाइम के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, लेकिन जो ये होगा, लेकिन चेंज आप मोमेंटम क्या कर सकते हो हम लोग, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कर सकते हैं हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे देख लेंगे ना किस स्पीड से जा रहा है और किस स्पीड से वापस आ रहा है, तो चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। और चलो, और यहां से अगर मैं बात करूं, फोर्स जो होता है, फोर्स होता है dp/dt, फोर्स होता है ना dp/dt। यानी चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं क्या किसे बोल सकता हूं मैं फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम से डिनोट कर सकता हूं, फोर्स इंटू टाइम से होगा ना, किसके बराबर होगा ये चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम कर दूंगा तो मेरे क्या हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। तो चलो, व्हेन ए लार्ज फोर्स acting on a particle, अच्छा एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा भी मेंशन कर दे रहा हूं, कभी कभी मैं बॉडी भी कर देता हूं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली मैं जहां जहां बॉडी लिखा हूं वो चीजें गलत होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली जो हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब पढ़ते हैं ना, ये सब एप्लीकेबल है किसके लिए पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, ये सब एप्लीकेबल है क्या पार्टिकल्स के लिए, एक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ जो भी एक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, जो भी हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। हाँ, क्या एक बड़ी बॉडी के लिए कैलकुलेट हो सकता है क्या, तो इसके बाद में हम जो देखेंगे इसमें कुछ एक सेंटर ऑफ मास आ जाता है, सेम फोर्स ही रहेगा, ठीक है ना, सेम फोर्स ही रहेगा, जैसे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो लेकिन अगर एक बॉडी ले लूंगा, एक बॉडी ले लूंगा तो उस केस में मैं फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं लिखूंगा, उस केस में लिखूंगा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो वहां पे हम लोग रोटेशनल मोशन में हम लोग देख लेंगे। तो कभी कभी मान लो मैं बॉडी भी यूज कर देता हूं, ठीक है ना, लेकिन आप लोग ये समझना क्यों क्या है पार्टिकल्स ही है, ठीक है, कई बार लिखवाते समय बॉडी यूज कर दिया हूं तो उसको आप लोग पार्टिकल ही एज्यूम करना, क्योंकि बॉडी हम लोग कहाँ यूज करेंगे उस पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूं, और क्यों यूज करेंगे वो हम लोग बात करेंगे हम लोग किसमें रोटेशनल मोशन में, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में बात करेंगे हम लोग उस चीज को।
तो यहां पे अगर मैं बात करूं, व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, then the product of देखो अब इसके बाद आपके अगर एक कोई लार्ज फोर्स एक वेरी शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, देन इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द फोर्स एक्यूरेटली. इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द फोर्स एक्यूरेटली, बट वी कैन मेजर द प्रोडक्ट ऑफ. चलो चलो ठीक है, एक मिनट बता रहा हूं. चलो, when a large force acting on a particle for a very short time, then the product of force and time, then the product of force and time is a measurable quantity. is a measurable quantity. वो क्या होगा आपका, एक measurable quantity होगी, and which will be equal to the change of momentum, which will be equal to the change of momentum of the पार्टिकल. ठीक है ना, और जो किसके बराबर होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के बराबर होगा. एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द इंपल्स, एंड दिस क्वांटिटी एंड द एबव क्वांटिटी इज कॉल्ड इंपल्स. समझ गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं. और इंपल्स इक्वल टू आपका होता है इंपल्स. एक मिनट, थोड़ा सा इंसाइट देना. इसने लिया क्या है, चलो ठीक है. इंपल्स इक्वल टू होगा आपका फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स इज टाइम ड्यूरेशन. ठीक है ना, टाइम ड्यूरेशन मतलब क्या हुआ, चेंज इन टाइम हो गया. ठीक है, एक ड्यूरेशन आ गया ना, टाइम फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन. और एक किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के. ठीक है, किसके बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के. यानी इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होगी, वही होगी जो मोमेंटम की होगी, वही होगी जो मोमेंटम की होगी. ठीक है ना. चलो, एंड ये जो फोर्स होता है, द फोर्स एक्टिंग इन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द इंपल्सिव फोर्स. और इस फोर्स को क्या हम लोग बोलेंगे, इंपल्सिव फोर्स बोलेंगे. द लार्ज फोर्स एंड द large force and the large force and the large, एक मिनट क्या क्या चार्ज दिखाऊं क्या, and the large force F is called impulsive फोर्स. ठीक है, और उसमें जो फोर्स लगता है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फोर्स लगता है, ठीक है ना, द लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन. एक मिनट, द लार्ज फोर्स एफ एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, एक्टिंग फॉर द लार्ज फोर्स एफ विच एक्टिंग फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, विच एक्टिंग on particle for short duration
इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। और उस शॉर्ट जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक लार्ज फोर्स लगे किसके लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, तो उस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स। हो गया होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा सा अब बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। खैर मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था, मोमेंटम पढ़ा दिया था, और उसके बाद नहीं, मोमेंटम आपको बताया था, कंजर्वेशन नहीं बताया था, बता दिया था, सिर्फ मोमेंटम पढ़ाया था, ठीक है ना। हाँ देखो, मोमेंटम तो आप लोग जान ही चुके हो। अब बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन एक्सटर्नल, एक मिनट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ आपका क्या, मोमेंटम, ठीक है। बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। हाँ चलो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स, इसमें मैं बॉडी भी यूज कर दूंगा, ठीक है ना। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज, पार्टिकल यूज करो, वहां पे टॉर्क यूज करूंगा बॉडी के लिए, ठीक है ना, एक्सटर्नल टॉर्क यूज करूंगा। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, when external force acting on a particle is zero, ठीक है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, इन दैट केस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल बी एक थोड़ा सा एक काम करो, पार्टिकल मत यूज करो यार, थोड़ा सा सिस्टम यूज करो, ठीक है ना। सिस्टम थोड़ा सा यूज कर लो, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा, ठीक है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए सिस्टम इज जीरो, देन इन दैट केस when external force acting on a system is zero, in that case momentum of the system will be conserved, ठीक है ना। मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व, यानी मतलब क्या, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व, मतलब इसका मतलब कांस्टेंट बोल दो या नो चेंज बोल दो, ठीक है। बस में यहां में देखो, सपोज कर लो एक कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ठीक है ना, एक कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये दो मासेस हैं, ठीक है, इनके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स लग रहा है। अब जब इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये दो मासेस का सिस्टम है। फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, फोर्स एक्सटर्नल इक्वल टू
चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये होगा ना, किस रेट के साथ उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या आपका 0, अगर एफ एक्सटर्नल आपका क्या है 0 है, तो उस केस में dps अपॉन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या 0। अब किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कोई वैल्यू कांस्टेंट होगी, कोई वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो यानी सो इट मीन पीएस क्या कांस्टेंट, पीएस क्या कांस्टेंट, पीएस मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या आपका बना हुआ है कांस्टेंट बना हुआ है, मतलब क्या पीएस अनचेंज रहेगा, ठीक है ना। या इसी को मैं क्या बोलता हूं, पीएस क्या होगा आपका, इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी, वैल्यू इसकी क्या होगी, एक फिक्स्ड होगी, मतलब कई तरीके रिमेन सेम, बात समझ लो ना, कंजर्वेशन का मतलब ये, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या अच्छा लिखने क्या, अब जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसको मैं जर्नल फॉर्म में कराऊंगा, समझ गए ना। मतलब वेलोसिटी, वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू मैं 20 मीटर 30 मीटर पर सेकंड ऐसा नहीं देने वाला हूं, वेलोसिटी में क्या दे दूंगा v दे दूंगा, बात समझ गया। मास कोई वैल्यू नहीं दूंगा, मास को क्या दूंगा मैं m दे दूंगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं और जर्नल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, जर्नल फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर कैलकुलेटिंग वैल्यू दूंगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। चलो एक मेरे पास बंदूक है, ठीक है, और इसमें एक बुलेट को मैं क्या करता हूं फायर करता हूं। जैसे मैं बुलेट को किया फायर किया,